हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एक्सेलेंसी आईएएस। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बिहार स्पेशल की कक्षाएं शुरू की थी, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में चर्चा किया था। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री का विभाजन किस प्रकार से हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि बिहार में नियोलिथिक एज में कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए बिहार से तथा इनका स्थान कौन कौन सा था। साथ ही मैंने आपको बताया था जो मगध प्रदेश है बिहार का, उसको ऋग्वेद में कीकट अथवा ब्रात प्रदेश के साथ उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आज ये दूसरा लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम आपको वैदिक एज के बारे में बताएंगे, साथ ही लेटर वैदिक एज के बारे में बताएंगे और महाजनपद राज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था, तो मैंने ये बताया था कि उसका जो पीरियड है वो 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक, इसको मैच्योर इंडस सिविलाइजेशन का पीरियड कह सकते हैं। इसके बाद का जो समय है, अर्थात 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, इसको ईयरली वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के टाइम पीरियड को लेटर वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। दोस्तों, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन का साक्ष्य बिहार से प्राप्त होता है? नहीं, इसका साक्ष्य बिहार से प्राप्त नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका जो एक्सपेंशन है वो हम देखेंगे तो नॉर्थ में मांडा एक जगह है, जो कि जम्मू, वर्तमान जम्मू का हिस्सा है। वहाँ का नॉर्थ में ये जम्मू तक फैला हुआ था, मांडा तक फैला हुआ था, और साउथ में दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, जबकि वेस्ट में ये सूतका गैंडो, बलूचिस्तान जो कि अफगानिस्तान का पार्ट है, यहाँ तक फैला हुआ था। और ईस्ट में आप देखिएगा तो ये आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश तक इसका एक्सपेंशन था। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो इसी के आसपास वो आके रह गए, उनका बिहार में आगमन नहीं हो पाया था, इसीलिए बिहार से कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, बिहार को जैसा मैंने आपको बताया कि कीकट प्रदेश कहा जाता था, और कीकट प्रदेश अर्थात कीकट का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। यानी उस समय मगध का क्षेत्र जो था वो जंगलों से भरा पड़ा था, और वहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलते थे, और उसमें भी सबसे प्रमुख खनिज जो था वो था आयरन। और शायद यही वजह थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का चर्चा नहीं मिलता है। तो आखिर उन जंगलों को साफ किसने किया और वहाँ से आयरन किसने निकाला, आयरन कैसे प्राप्त हुआ, तो इसकी चर्चा भी हम करेंगे। उसके पहले हम लोग वैदिक एज को देख लेते हैं। तो आर्यों के आगमन के साथ वैदिक एज की शुरुआत मानी जाती है भारत में। तो मैं आपको बता दूं कि वैदिक एज में आर्यों का आगमन भारत में होता है, जबकि बिहार में लेटर वैदिक एज में आर्यों का आगमन होता है। और आर्यन ही आते हैं और वो जंगलों को साफ करते हैं, मगध के जंगलों को साफ करते हैं और वहाँ पे रहना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्यंस कौन है और उनका आगमन बिहार में कैसे होता है। दोस्तों, जो आर्यन है उनको वैदिक टेक्स्ट का कंपोजर माना जाता है, और आर्य का मतलब होता है मैन ऑफ गुड फैमिली। देखिए, भारत में जो आर्यंस आए उनके पीछे बहुत सारे थ्योरी हैं, तो हम लोग उन थ्योरी को एक एक करके देख लेते हैं। कि सबसे पहले एक थ्योरी है यूरोपियन थ्योरी, इसको दिया था विलियम जोन्स ने। वो बताते हैं कि जो यूरोप का क्षेत्र है वो होमलैंड मानते हैं आर्यंस का। इसके पीछे वो आधार मानते हैं लिंग्विस्टिक स्टडी का। अर्थात वो भाषा का अध्ययन करते हैं, और उस आधार पर वो बताते हैं कि आर्यन यूरोप से भारत में आए।
वो ग्रीक, लैटिन, जर्मन, संस्कृत, अन्य भाषा का अध्ययन करते हैं और वो पाते हैं कि जैसे संस्कृत में पिता के लिए पितृ शब्द और माँ के लिए मातृ शब्द का प्रयोग हुआ है, इसी तरह लैटिन शब्द है पतेर और मातेर। तो ये वर्ड आप देखिएगा बहुत ज़्यादा सिमिलर है इसके संस्कृत के। इस वजह से वो यूरोप से आर्यों का आगमन मानते हैं। दूसरे जो हैं वो मैक्स मुलर हैं, वो सेंट्रल एशियन थ्योरी देते हैं और सेंट्रल एशिया को आर्यों का होमलैंड मानते हैं। इसके पीछे वो वेदास और अवेस्टा। अवेस्टा क्या है? तो इट इज़ एन इटालियन टेक्स्ट। इसका कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन के आधार पर बताते हैं कि सेंट्रल एशिया से आर्यों का आगमन भारत में होता है। नेक्स्ट देखते हैं बाल गंगाधर तिलक, वो आर्कटिक रीजन थ्योरी देते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है, इसका नाम है द आर्कटिक होम इन द वेदास। इसमें वो चर्चा करते हैं कि द नॉर्थ पोल वाज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस ड्यूरिंग प्री ग्लेशियल पीरियड। ठीक है, इसके लिए वो क्या आधार लेते हैं? तो वो बहुत सारे जो वैदिक मंत्र हैं उसका अध्ययन करते हैं, अविष्टिक पैसेजेस को पढ़ते हैं, वैदिक क्रोनोलॉजी को समझते हैं और वैदिक कैलेंडर का कंपैरिजन वो जियोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ करते हैं। और ये उस आधार पे बताते हैं कि जो आर्यंस हैं वो आर्कटिक रीजन से आए। उनका ये भी कहना है कि जैसे जैसे मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से उसने फोर्स किया उसको टुवार्ड्स साउथ बढ़ने के लिए, और वो इस तरह से वो भारत में इंटर करते हैं। और जो अंतिम थ्योरी है वो है तिब्बतन थ्योरी। इसको स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया जाता है। इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें वो बताते हैं, उनका लॉजिक क्या है कि जो तिब्बत के लोग हैं वो सूर्य और आग की पूजा करते हैं, क्योंकि तिब्बत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। और वो पाते हैं कि ऋग्वेद में भी फ्लोरा और फाउना का बहुत ज़्यादा मेंशनिंग किया हुआ है। तो इस वजह से वो कंपेयर करते हैं और वो बताते हैं कि तिब्बत से आर्यों का आगमन भारत में हुआ। तो हमने देखा कि किस प्रकार से बहुत सारे थ्योरीज हैं जो आर्यंस के बारे में जानकारी हमें देते हैं। अब हम आगे देखते हैं वेदास को। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेद का मतलब क्या होता है? तो वेदा जो है वो शब्द बना है वीद से। वीद का मतलब होता है टू नॉलेज, टू नो नॉलेज, अर्थात डिजायर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आर्यंस इंटर बिहार इन लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ से आप देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार बिहार में होता है और फिर वहाँ पे आपको साक्ष्य भी मिलने लगते हैं। अच्छा, इसका जो सोर्स है कि आखिर ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका सोर्स है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण से हमें यह पता चलता है कि आर्यों का आगमन कैसे हुआ। साथ में आप गंडक, जो कि उस समय सदानीरा रिवर के नाम से जाना जाता था, उसकी भी चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। और सबसे पहले आयरन का जो नॉलेज है वो आर्यंस को ही होता है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे वेद को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद को देखते हैं कि ऋग्वेद में क्या था। तो ऋग्वेद जो था वो सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन था, यानी इसको सबसे ओल्डेस्ट वेदास कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो ऋचाओं का संकलन है उसी को ऋग्वेद कहा गया है। ऋचा मतलब कि मंत्र, हैम्स और मंत्र, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल 1028 इतने सूक्त हुए
और 10,465 ऋचाए हुए, जिनको हम लोग मंत्र भी कहते हैं। ठीक है, और इसको पढ़ जो इन ऋचाओं को पढ़ते हैं उस ऋषि को होत्री कहा जाता है, होत्री कहा जाता था। ठीक है, तो हमने इसको देख लिया। हाँ, गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में ही है। कुंभ मेला और सरस्वती रिवर की भी चर्चा ऋग्वेद में है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है किस मंडल में है, तो इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, इसका चर्चा जो है तीसरे मंडल में है, तीसरे मंडल में है। देखिए, तीसरे को हम लोग त्रि लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो इसमें भी त्रि है, गायत्री में भी त्रि है, और सावित्री, अर्थात जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, वो सूर्य भगवान को समर्पित है, अर्थात सावित्री को समर्पित है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस मंडल में है उनका, इसका चर्चा है, और किसके लिए है, तो सावित्री के लिए। तो यहाँ से आप याद कर लेंगे त्रि त्रि त्रि। ठीक है, आगे हम देखते हैं सामवेद। सामवेद में जो साम वर्ड है, इसका अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है गान, अर्थात जो भी ऋचाएं हैं उनको सस्वर या मेलोडियस फॉर्म में गाया जाता था, वो सारा चीज़ सामवेद में उसका चर्चा मिलता है। सामवेद को फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में रिचुअल्स और प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मेंस सैक्रिफाइसेस, इनकी चर्चा की गई है, अर्थात बलि कैसे दिया जाएगा। ठीक है, उस समय जो अनुष्ठान होते थे, जो यज्ञ होते थे, तो उसका कार्य प्रणाली क्या है, उसको कैसे करना है, वो सारा चीज़ जो मेंशनिंग है वो यजुर्वेद में है। क्लियर हो गया? और जो अंतिम है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है उसमें जादू टोना का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग देखते होंगे गांव वगैरह में कि सांप या बिच्छू काट लेता है तो उसको झाड़ फूंक के ठीक किया जाता है। तो जो मैजिक स्पेल्स, चार्म्स, ब्लैक मैजिक, ये सारा चर्चा जो है आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्वंतरी उस समय के आप कह सकते हैं कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि झाड़ फूंक करके ठीक किया जाता था, तो वो उस टाइप के फिजिशियन थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे हम लोग महाजनपदाज को पढ़ते हैं। तो देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो टोटल 16 महाजनपदाज की चर्चा आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझना है कि अर्थात इसका रिसोर्स क्या है, कि हमें कहाँ से पता चलता है कि टोटल 16 महाजनपदाज हुए। तो बौद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और जैनिस टेक्स्ट भागवती सूत्र, इससे हमें यह पता चलता है कि टोटल 16 महाजनपदाज। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि कहीं कहीं पर यह भी लिखा हुआ मेंशन है कि अंगुत्तर निकाय में 10 महाजनपदाज की ही चर्चा की गई है। लेकिन एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर आर डेविश, इनकी पुस्तक है बुद्धिस्ट इंडिया। यहां पर ये 16 महाजनपदाज के बारे में चर्चा करते हैं, वहां पे मेंशन करते हैं। तो कौन कौन से महाजनपदाज है एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूं और लोकेशन बता देता हूं, फिर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, बिहार के दृष्टिकोण से, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जब सबसे पहला है अंगा, और इसकी कैपिटल थी चंपा, और जो मॉडर्न लोकेशन है, मतलब वर्तमान में जो लोकेशन है वो है मुंगेर और भागलपुर का। मगध, जिसकी राजधानी राजगिरा या गिरिवज्र थी, और इसका जो अभी का आधुनिक लोकेशन देखिएगा तो वो गया और पटना है। काशी, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, बनारस,
वत्स इसकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी और वर्तमान का इलाहाबाद। कौशला ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज श्रावस्ती जो अभी अयोध्या आप जिसको कहते हैं ये वहाँ के आसपास का रीजन है और ये आज के समय ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। सौरसेना मथुरा इसकी राजधानी और मथुरा आपको अच्छे से पता है। फिर नेक्स्ट है पंचाल, ठीक है। अहिछत्र या काम्पिल्य दोनों को इसकी राजधानी माना जाता है और अभी वर्तमान में ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट है। कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है और मेरठ और हरियाणा का जो पार्ट है साउथ ईस्ट वाला उसको हम मानते हैं आज का लोकेशन। मत्स्य इसकी राजधानी विराटनगर जयपुर लोकेशन। चेदी इसकी राजधानी है सोतीवती या बांदा और वर्तमान में बुंदेलखंड इसका लोकेशन है। अवंती इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती है और वर्तमान लोकेशन जो है वो मध्य प्रदेश और मालवा का क्षेत्र है। गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला है और वर्तमान का लोकेशन देखिएगा तो ये रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कंबोज की राजधानी पूंछा है और वर्तमान में रजौरी हाजरा ये कश्मीर का पार्ट है, ठीक है ना। असमक इसकी राजधानी है पैठन या पाकिस्तान, इसको आप अभी मान लीजिए जैसे तेलंगाना का क्षेत्र मान लीजिए आप। बैंक ऑफ गोदावरी। वज्जी इसकी राजधानी वैशाली और वर्तमान में वैशाली डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। मला जिसकी राजधानी है कुशीनारा और वर्तमान में देवरिया यूपी। तो हमें जो पढ़ना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वज्जी, मगध, माफ कीजिएगा, मगध, अंगा। इसको हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना है तो चलिए पढ़ते हैं। एक बार आप मैप में भी देख ले कि कौन सा महाजनपद कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखिए ये जो पार्ट है ये मगध वाला पार्ट है, आप देखिए अच्छे से जो हमारे काम का है। ये मगध का पार्ट है और इसको हम देखेंगे देखिए यहाँ पे मगध है, राजगीरा इसकी राजधानी थी, अंग जिसकी राजधानी चंपा है और लिच्छवी जिसकी राजधानी वैशाली। इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। साथ में हम और भी जो दूसरे महाजनपद हैं उनको भी देख लेते हैं। काशी, मल, कौशल, कुरु, ऊपर चले जाइए कंबोज, गांधार, सुरसैन, मथुरा मैंने आपको बताया था इसकी राजधानी, मत्स्य, चेदी, वत्स, अवंती और नीचे असमक प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। तो आप अच्छे से देख लेंगे एक बार फिर से। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज मैंने आपको बता दिया था, बुद्धिस्ट टेस्ट, अंगुत्तर निकाय और जैनिक टेस्ट, भगवती सूत्र। जो इंपॉर्टेंट है वो है मगध, वज्जी, काशी, अवंती, कौशल, ठीक है ना। काशी की राजधानी मैंने आपको बताई, अभी वर्तमान का जो क्षेत्र है वो वाराणसी है। अवंती की राजधानी उज्जैन जो कि एमपी का मतलब मध्य प्रदेश का पार्ट है और कौशल अयोध्या इसकी राजधानी थी, जिसको श्रावस्ती भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं महाजनपदाज इन बिहार। मैंने आपको बताया कि 3 महाजनपदाज थी, मगध, आर्यन, आप कीजिए यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे अंगा होगा, इसको आप काट के सही कर लें, अंगा और वज्जी। तो सबसे पहले हम वज्जी को पढ़ते हैं। वज्जी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वज्जी इज द यूनियन ऑफ 8 स्टेट प्लेन्स। देखिए वज्जी और लिच्छवी दोनों में अंतर समझिए। क्या दोनों एक है? दोनों एक नहीं है। दोनों क्यों एक नहीं है इसको समझने की जरूरत है। देखिए वज्जी क्या है, टोटल 8 स्टेट्स जो है उसका संघ है, ठीक है ना। उसमें से जो एक क्लेन है वो है लिच्छवी। क्लियर हो गया?
मैं आपको बता दूं कि टोटल 8 जो हैं कौन कौन से हैं उसकी भी चर्चा मैं आपको कर देता हूं। तो एक सेकेंड, हाँ, लिच्छवी, इन वैशाली, विदेह, मिथिला, मिथिला, ज्ञात्रिक, इसको मैं लिख दूं अंटार्कटिका, और ये है कुंडग्राम। इसके अलावे आप उग्र, उग्र, भोग, इक्ष्वाकु, कौरव, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। टोटल 8 हो गया। हाँ, तो हमने देखा कि वज्जी इज यूनियन ऑफ 8 स्टेट्स, 8 क्लेंस टोटल हैं, और लिच्छवी जो कि उसका एक पार्ट है जो वैशाली क्षेत्र में पड़ता है। विदेह मिथिला क्षेत्र में, प्रांतिक जो ज्ञात्रिक कुल है उसी में महावीर का जन्म हुआ था, जो कि 24 तीर्थंकर हैं जैनिज्म, जैन के, है ना। और जो हेड ऑफ वज्जी संघ होता था वो लिच्छवी सरदार जो था वो हेड ऑफ वज्जी संघ था। क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि आगे कि डॉटर ऑफ चेतक मैरिड इन जनतार्कटिका क्लेंस। ठीक है, इसकी चर्चा जब मैं आपको आगे मगध पढ़ाऊंगा तो वहां पे अच्छे से कर दूंगा। इस मैप को एक बार देख लेंगे कि ये वज्जी है, ये अंगा है और ये मगध है, और ये टोटल 16 महाजनपद हैं जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि उस समय जो अखंड भारत था तो उसका जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था। फिर हम मगध को देखते हैं। तो मगध के बारे में जो सबसे पहले जानकारी मिलती है उसका स्रोत है अथर्ववेद। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आप जो पटना, गया, नालंदा और साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार उसका जो क्षेत्र है उसी को मगध कहा जाता था। एंशियंट कैपिटल इसकी क्या थी? राजगिरा, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और रियल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर इज कॉल्ड बिंबिसार। अच्छा, जब आप मगध पढ़िएगा तो सबसे पहले आप बृहदत्त को पढ़िएगा। सबसे पहले जो डायनेस्टी थी वो बृहदत्त डायनेस्टी थी, उसके बाद फिर हर्यक डायनेस्टी आता है, और हर्यक डायनेस्टी से ही बिंबिसार आते हैं, और इन्हीं को रियल फाउंडर ऑफ मगध कहा जाता है। बृहद डायनेस्टी से ही जरासंध हैं, जिसकी चर्चा आपने महाभारत अगर आपने देखा होगा या पढ़ा होगा तो उसमें इनकी चर्चा की गई है। देखिए, बृहद मैंने आपको बताया जरासंध के बारे में, फिर हर्यक डायनेस्टी आएगा, फिर शिशुनाग, फिर नंदा, फिर मौर्य, इसके बाद सुंगा, कण्वा, कुषाण एंड गुप्ता। तो जब हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार पूरा कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करते करते हम लोग गुप्ता तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। राजगीर को मैंने बताया कि 5 हिल से घिरा हुआ है। कौन कौन से हैं? विपुलगिरी, रत्ना, उदया, सोन, भैरव। ठीक है ना। विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और वैभवगिरी, इसको याद कर लेंगे क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा पहाड़ी है, कौन सा पहाड़ी नहीं है, तो आप इसको याद कर लेंगे। जो हमारा अंतिम है बिहार का महाजनपद वो है अंगा, और वर्तमान में ये कौन सा क्षेत्र है? ये भागलपुर के आसपास का एरिया है, भागलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है। इसका भी डिस्क्रिप्शन सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? तो अथर्ववेद में प्राप्त होता है। और मैंने आपको बताया मुंगेर और भागलपुर का पार्ट है ये। और इसकी कैपिटल जो है वो, इसकी कैपिटल थी चंपा, और महाभारत और पुराण में इसको मालिनी कहा गया है, जबकि हेनसांग ने इसको चेनप्पा कहकर पुकारा है। ठीक है।
ये मैप में ये लोकेशन है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और एक जल्दी से रैपिड रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि वैदिक के बारे में जाना। सबसे पहले हमने देखा कि आर्यन का आगमन कैसे हुआ, उसके पीछे के थ्योरीज को पढ़ा। साथ में हमने चारों वेदास को पढ़ा। और एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि जो वेद है इसको लिखा किसने था। तो ये हमारा सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है जिसको महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखा था। ठीक है ना। और चारों वेद को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। क्लियर। फिर मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। फिर सामवेद को मैंने बताया कि फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक। यजुर्वेद में मैंने आपको बताया कि जो भी अनुष्ठान हैं, रिचुअल्स हैं, उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में मैंने आपको बताया कि जादू टोना का जो कंसेप्ट है वो अथर्ववेद से ही प्राप्त होता है। और फिर मैंने आपको महाजनपदार्थ के बारे में बताया, सारे महाजनपदार्थ को बताया, उसके कहाँ से इसके सोर्सेस हमें मिले हैं मैंने वो भी बताया। और मैंने आपको मैप के बारे में बताया कि मैप में कौन कौन सा महाजनपद किधर किधर स्थित है, मैंने वो आपको बताया। साथ ही मैंने आपको बिहार के संदर्भ में 3 जो महत्वपूर्ण हैं, भज्जी, मगध और चंपा, अंग, चंपा उसकी राजधानी है, इन तीनों महाजनपद के बारे में आपको मैंने बताया। और अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमने जो पढ़ा उसका एप्लीकेशन अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास फॉलोड द रिपब्लिकन मॉडल ऑफ पॉलिटी इन द एरा ऑफ महाजनपदास। देखिए अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने जो क्वेश्चंस लाए हैं उसकी क्वालिटी कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी तक उससे अच्छी है। बिकॉज अभी जो आप देखिएगा कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी में, अगर आप 17 को छोड़ दीजिए 68 69 में, तो हो सकता है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो कुछ क्वेश्चन मैं अभी करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। और आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उससे भी कुछ हेल्प मिलेगा जो मैं आपको यहाँ पे चर्चा करूँगा इसका आंसर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिपब्लिकन मॉडल क्या था। तो आप इसको सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये कॉन्सेप्ट रिपब्लिकन में नहीं चलता है। ठीक है ना। वो क्या हो जाता है, वो मोनार्कियल हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वैसे जनपद के बारे में बताइए जहाँ पे रिपब्लिकन मॉडल था। ठीक है। तो आप आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका ऑप्शंस हैं मलाज, वजीज और वत्सा। तो इसका आंसर होगा बी, ओनली 2। और वो हैं मल्लाज और वजीज। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए कि मोनार्कियल स्टेट और नॉन मोनार्कियल रिपब्लिकन स्टेट कौन कौन से थे। तो अंगा, अवंती, चेदी, काशी, कौशल, गंधारा, मगध, मत्स्य, सुरसेन, वत्स, ये सारे जो थे वो मोनार्कियल स्टेट थे। यानी वहाँ पे जो किंग होता था वो उसके फैमिली का ही मेंबर, कोई जो अगला किंग बनेगा उसके फैमिली का ही कोई बनेगा। जबकि जो नॉन मोनार्कियल यानी रिपब्लिकन स्टेट थे, और आपको अच्छे से पता होगा कि ऐसा माना जाता है कि भारत में ही सबसे पहले रिपब्लिकन जो गणराज्य जो स्थापित हुआ था वो वज्जी में हुआ था। तो यहाँ से 2 ऑप्शन है आपके पास, मल्लाज और वज्जी, ये 2 जो है जहाँ पे रिपब्लिकन मॉडल ऑफ पॉलिटी वहाँ पे स्थापित था। ठीक है ना। मैं एक बार उनका भी नाम पुकार देता हूँ जो रिपब्लिकन स्टेट थे। इसमें कंबोज, कुरु, कौलियाज, मल्लाज, मौर्य, साक्या, वज्जी, पंचाल, लिच्छवी, भगाज, कलाम्स, विदेज, ज्ञात्रिक्स, ये सारे थे, है ना। दूसरा क्वेश्चन है
कि ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड मगधास कैपिटल राजगीर वाज कॉल्ड गिरिव्रज। मैंने आपको बताया। अच्छा, आगे मैं आपको और भी बताऊंगा डिटेल्स में, लेकिन आप जान लीजिए कि जो राजगीर के हैं, राजगीर का नाम ना बहुत सारा नाम देखने को आपको मिलेगा, उसमें से एक गिरिवज्र भी है। ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड कौशलाज कैपिटल अयोध्या वाज कॉल्ड जलदुर्गा। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आपसे पूछा क्या है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट। तो जल दुर्गा नहीं था, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाजनपदाज ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध एम्पायर। कि मगध एम्पायर को राइज होने के पीछे कौन कौन सा रीज़न था। तो मैंने आपको बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन मैन्स क्या था। हाँ बिल्कुल था, मैंने इसकी चर्चा की है इसी लेक्चर में। यूज ऑफ एलिफेंट्स इन मिलिट्री, हाँ इसकी ये भी स्टेटमेंट सही है। वहाँ पे मिलिट्री के तौर पर एलिफेंट्स का यूज़ किया जाता था। जब मैं आपको आगे हरियंक वंश और ये पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे इसकी चर्चा करूँगा। ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ मगधियन सोसाइटी, इसका क्या मतलब हुआ? तो जो अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ, यहाँ पे ये जो ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ मगधियन सोसाइटी है, इट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन, तो ये नहीं होगा। इट वॉज इनहेबिटेड बाय द किटाज एंड मगराज वर हेल्ड इन लो एस्टीम बाय द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स, ठीक है ना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 राइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The next question is the Harappan civilization period is called the age of first urbanization in India. Which of the following is called period of second urbanization? Options are the peak of Gupta Empire from late 4th century to late 5th century. Option B is the rise of Mahajanpadas. Option C is formation of strong regional kingdoms post-Mauryan decline. Option D the rise of states in the southern part of India. तो देखिए, जो गुप्ता है ना उसको हम कब पढ़ेंगे? 4th सेंचुरी या 5th सेंचुरी में, लेकिन हम महाजनपदास को बहुत पहले पढ़ रहे हैं, यानी लेटर वैदिक पीरियड के बाद महाजनपदास शुरू हो जाता है, अर्थात ये 500 BC के आसपास हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दिस इज द राइट ऑप्शन इज द राइज ऑफ महाजनपदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग महाजनपदास फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हाँ, इसका आंसर आप देंगे, कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। चूंकि मैंने आपको मैप दिखाया है, ये क्वेश्चन मैप से है, तो ये आपका होमवर्क रहा और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग प्लेयर्स। ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, चूँकि महाजनपदास है और कैपिटल है, तो मैंने सारा महाजनपदास और कैपिटल की चर्चा की है इस लेक्चर में। आप उसको देखेंगे, उस लिस्ट को देखेंगे और इसका आंसर आप कमेंट में देंगे मुझे। थोड़ा मैंने ताबी कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा वर रूल्ड बाय रिपब्लिकन क्लैन ओलिगार्चीज। अच्छा, बुद्धिज़्म मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो हालांकि मैं उसमें जब मैं बुद्धिज़्म पढ़ाऊंगा तो चर्चा करूंगा, बट मैं अभी बस आंसर आपको बता देता हूँ। इट इज़ द वज्जी एंड मलाज। और मैंने अभी आप चर्चा किया था, जो पहला क्वेश्चन आपको बता रहा था, तो वहाँ से भी वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी ओनली 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ 16 महाजनपदास। यानी जो 16 महाजनपदास हैं उनके फीचर्स क्या हैं? ईच महाजनपदास हैड ए कैपिटल सिटी, बिल्कुल हमने देखा। द सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्या है? ऑल द महाजनपदास वर मोनार्कीज एंड रूल बाय द किंग्स। नहीं, सारे नहीं थे। सम महाजनपदास रिक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसी। ये स्टेटमेंट में ही आंसर छिपा हुआ है, तो आप ट्राई कीजिए। हालांकि हमने एक को हमने कट कर दिया, अर्थात ये तो रॉन्ग ऑप्शन है, ये सही है और ये भी सही है। चूँकि यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट को कभी कभी आप नहीं भी आपको अगर आ रहा है तो आप हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सम, तो कुछ में तो हो ही सकता है,
तो some Mahajanapadas acquired standing armies and maintained regular bureaucracy. It is a right option. Then क्या हो जाएगा? Only 2. Next question is the Mahajanpad embraced the area occupied by eastern Uttar Pradesh and had its capital at Shravasti. It contained an important city called Ayodhya, which is associated with the story of Ramayana. It extended across both banks of the Saryu, modern Ghagra river, and north into what is now Nepal. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किसकी चर्चा की गई है. मैंने आपको बताया है कि श्रावस्ती किसकी राजधानी है. इसका आंसर आप खुद करेंगे. ऑप्शंस आर काशी, अवंती, कौशला और वत्सा. इसका आंसर आप खुद करेंगे और कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे. एंड लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम इन महाजनपदा पीरियड. द पेमेंट वॉज मेड only in kind as the period did not witness full use of coins. Second statement is artisans and traders were exempted from paying taxes. मैं इसके बारे में आपको अभी बता देता हूँ कि ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है ना. पेमेंट कैश में भी किया जाता था, ठीक है, और दूसरे काइंड में भी किया जाता था. और आर्टिसन और ट्रेडर्स को ऐसा नहीं था, वो एग्जेम्प्टेड नहीं थे, उन्हें भी टैक्स पे करना होता था. तो इसमें क्या पूछा है, करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट कोई भी नहीं है, यानी नाइदर 1 और 2. दिस इज द राइट आंसर. तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवा दिया. और ये क्वेश्चंस करवाने के पीछे रीज़न ये था कि मुझे आपको बताना था कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है. और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा. और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल कर दूंगा. ये नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे.